everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. My name is Amita Gaur and today we are back with part second. क्या डिस्कस कर रहे थे हम लास्ट लेक्चर में? द मुगल एम्पायर. फाइन, रिकॉल कर लेते हैं क्विकली. मुगल एम्पायर स्टडी कर रहे थे. बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि मुगल्स कौन थे. द वर्ड केम फ्रॉम मंगोल्स. मदर की साइड से देवर किसके वंशज थे वो? मंगोल्स के, चेंगिस खां के. एंड फादर की साइड से दे बिलोंग टू द तिमूर डायनेस्टी. फाइन, सो ये हमने डिस्कस किया. देन बाबर का हमने देखा कि व्हेन ही वाज 12 ईयर ओल्ड तो ही वाज प्रिंस ऑफ किंग ऑफ फरगना. उसके बाद लेटर 1504 में ही सीज्ड काबुल एंड 1526 में ही केम टू इंडिया. और तभी हुई पहली बैटल ऑफ पानीपत विद इब्राहिम लोदी एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर. फाइन, उसके बाद हमने सेकंड देखा कि हुमायूं ने कैसे थ्रोन को सक्सीड किया. लेटर 1540 में ही फ्लेड टू ईरान ड्यू टू द बैटल विद सूर डायनेस्टी, जो कि 15 ईयर्स के गैप में सूर डायनेस्टी आई थी. शेर शाह सूरी आए थे. एंड उसके बाद हमने देखा 1555 में ही रिकैप्चर्ड थ्रोन विद द हेल्प ऑफ सफाविद एज वेल एज बैराम खान. एंड बैराम खान ओनली लेटर हेल्प्ड अकबर टू he guided Akbar to become a king. Fine, and अकबर का हमने डिस्कस किया कि when he was 13 so he became the king. 3 पार्ट्स में उनके हमने रेन को डिस्कस किया था. पहले जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेटर उनके मिलिट्री कैंपेन्स एंड उनका एक्सपेंशन किस तरीके से होता है. सो लेटर ईयर्स जो थे अकबर की लाइफ में, तो हमने देखा कि प्रिंस सलीम का रिबेलियन होता है. प्रिंस सलीम अपने पापा के अगेंस्ट ही रिबेल्स. एंड लेटर दिस प्रिंस सलीम is what is known as जहांगीर. जहांगीर का हमने देखा था जहां प्लस गिर, द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ अ सेल्फ प्रोक्लेम टाइटल. उन्होंने खुद ही ये टाइटल दिया था. इनका टाइम पीरियड क्या है? 1605 से 1627. एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट होता है अगर हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें. जो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ना. So Sir Thomas Roe visited the court of जहांगीर. So इसी पीरियड में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल होता है एंड इसी पीरियड में they visit the court of जहांगीर. So this is an additional thing. इसको छोड़ो, आप जहांगीर को देखते हैं. अभी जहांगीर हमने डिस्कस किया, सेल्फ प्रोक्लेम टाइटल कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड एंड इनिशियल नाम इनका क्या था? सलीम. So military campaigns started by Akbar continued. The Sisodia ruler of Mewar, अमर सिंह. पहले सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ को देखते हैं. ये कौन थे? बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में एंड ही वॉज महाराणा प्रताप. महाराणा प्रताप बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में. बहुत शोज़ भी आए इनके रिलेटेड, काफ़ी बुक्स भी हैं. तो ये कहाँ के रूलर थे? मेवाड़ के रूलर थे और सिसोदिया डायनेस्टी. सिसोदिया डायनेस्टी से बिलोंग करते थे मेवाड़ के रूलर. जब अकबर की एक्सपेंशन की पॉलिसीज़ थी, वो चाहते थे कि अपने किंगडम को बढ़ाया जाए. उस दौरान क्या हुआ कि काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि ठीक है, हम कोलैबोरेट कर लेते हैं, हम मिल जाएंगे आपके राज्य में. उसी टाइम पीरियड पे एक ये रूलर आए महाराणा प्रताप एंड इन्होंने रेजिस्ट किया. इन्होंने कहा नहीं, ये हमारी लैंड है. इनमें सेल्फ एस्टीम था. ये इन्होंने बोला कि हमारी ज़मीन है ये, हम हमारी ज़मीन पे फॉरेन इन्वेजन नहीं होने देंगे एंड वी विल फाइट बैक. तो इन्होंने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बाद में हारे भी एंड जंगल में भी गए एंड बहुत सारे इनके ऊपर स्टोरीज भी बनी हैं. बट ही फॉट वेरी वेरी ब्रेवली एंड अंत तक इन्होंने लड़ाई का पाथ चूज़ किया. फाइन. इनके जो बेटे थे, ही वॉज अमर सिंह. तो ही वॉज एट द टाइम ऑफ अकबर. हम लेटर पढ़ेंगे भी इनके बारे में. एंड जहांगीर के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है? यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये आया
कि मिलिट्री कैंपेन्स जो अकबर ने शुरू किए थे वो कंटिन्यू रहे इस टाइम पे। तो महाराणा प्रताप के जो सन अमर सिंह, द रूलर ऑफ मेवाड़, ही एक्सेप्टेड द मुगल सर्विस। महाराणा प्रताप ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था मुगल सर्विस को, बट हिज सन एक्सेप्टेड। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स, अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। तो कैंपेन्स ये सिख्स, अहोम्स, अहमदनगर के अगेंस्ट भी थे, लेकिन वो उतने ज़्यादा सक्सेसफुल स्केल पे नहीं थे। इसके बाद हम देखेंगे जहांगीर के बाद कौन आता है थ्रोन पे, प्रिंस खुर्रम, पॉपुलरली नोन एज एम्परर शाहजहां। रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन। फिर से वही हुआ, अकबर के टाइम पे प्रिंस सलीम ने रिबेल किया, जहांगीर ने रिबेल किया। जहांगीर के लास्ट दिनों में क्या हुआ कि उसके बेटे खुर्रम, प्रिंस खुर्रम ने रिबेल किया, एंड बाद में ही बिकेम द एम्परर एंड पॉपुलरली नोन एज शाहजहां। The efforts of नूर जहां, जहांगीर्स वाइफ, टू मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल। नूर जहां जो है जहांगीर की वाइफ थी, बहुत इनका प्रीडोमिनेंट रोल रहा है, जहांगीर के कोर्ट में भी इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। तो इनके भी मनाने के बावजूद कुछ खास नहीं हुआ, रिबेलियन स्टिल अकर्ड एंड ही बिकेम द किंग। सो शाहजहां का टाइम पीरियड कब तक है? इट इज़ 1627 टू 1658। एक और चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम जहांगीर की बात करते हैं, देन ही वॉज अ पैटर्न ऑफ आर्ट। तो उनको आर्ट, पेंटिंग्स, इनसे काफ़ी ज़्यादा लगाव था, एंड उनके टाइम पीरियड पे ये चीज़ें काफ़ी इवॉल्व भी हुई। एंड शाहजहां के टाइम पे अगर हम देखें तो आर्किटेक्चर, marvelous examples of architecture we come across during the period of शाहजहां। ताजमहल वन ऑफ द वंडर्स हमें पता है, रेड फोर्ट। सो अगेन शाहजहां के टाइम पे क्या है, आर्किटेक्चरल इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा था, वेरस जहांगीर के टाइम पीरियड पे आर्ट, पेंटिंग्स का काफ़ी अच्छा टाइम था। सो वापस आते हैं शाहजहां पे, टाइम पीरियड 1627 टू 1658। मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन। जो कैंपेन्स हैं, जो मिलिट्री एक्सपेडिशन शुरू से चलते आए, वो कंटिन्यूड रहे शाहजहां के पीरियड में भी। द अफगान नोबल खां जहां लोधी रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड। खां जहां लोधी कौन थे? ही वॉज, वी कैन से, फ्रेंड ऑफ जहांगीर। तो हमें पता है कि जब जहांगीर का ही दोस्त था खां जहां लोधी, जहांगीर के लास्ट टाइम पे शाहजहां ने, प्रिंस खुर्रम ने रिबेल किया, तो खां जहां लोधी डिड नॉट लाइक द प्रिंस खुर्रम, फाइन। सो वो उनको पसंद नहीं करते थे, एंड ही वॉज, कौन से रीजन में थे ये? डेक्कन के रीजन में थे ये। तो इन्होंने रिबेल कर दिया, एंड लेटर ही वॉज डिफीटेड बाय शाहजहां। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर, द बुंदेलास वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड। तो ये मिलिट्री एक्सपेडिशंस जो हैं ये कंटिन्यूड रहे, अहमदनगर में भी बुंदेलास को हरा दिया, ओरछा को सीज कर लिया। In the northwest, the campaign to seize Balkh from the Uzbeks was unsuccessful and Kandahar was lost. So नॉर्थ वेस्ट में जो कैंपेन्स हुए बल्ख को सीज करने के लिए, जहाँ पे उज्बेक्स का रूल था, वो क्या रहा? अनसक्सेसफुल रहा शाहजहां के टाइम पे। ऑल्सो कांधार जो पहले कैप्चर किया था वो भी हार गए हम सफाविद्स को। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, मिलिट्री एक्सपेडिशंस कंटिन्यूड रहे इन द पीरियड ऑफ शाहजहां एज वेल। In 1632, अहमदनगर was finally annexed and the बीजापुर forces sued for peace. तो 1632 में क्या होता है, अहमदनगर को एनेक्स कर लिया था। बहुत सारे कैंपेन्स थे ना अहमदनगर को एनेक्स करने के लिए, तो 1632 में इट फाइनली हैपेंड कि अहमदनगर को एनेक्स कर लिया, एंड बीजापुर की जो फोर्सेस थी दे लाइक डिमांडेड कि अब हम और वॉर नहीं करेंगे, सो दे सूड फॉर पीस। 1657-58 जब फिर से शाहजहां का लास्ट टाइम था, फिर से एक वॉर ऑफ सक्सेशन चला। जैसे कि होता आया है कि भाई भाई लड़ रहे थे, बेटा बाप के साथ लड़ रहा था कि मुझे अब राज्य चाहिए, तो सिमिलरली फिर से शाहजहां के लास्ट टाइम पे फिर से कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि अब कौन राजा बनेगा। औरंगजेब वॉज विक्टोरियस, बहुत सारी बैटल्स लड़ी गई,
4 जो हैं प्रीडोमिनेंट जो जिन बेटों के बीच में लड़ाइयाँ हुई उसमें से औरंगज़ेब फाइनली एमर्ज्ड एज विक्टोरियस। औरंगज़ेब जो है बाकी अपने भाइयों को मार के एंड ही फाइनली टुक ओवर द थ्रोन। सो ही किल्ड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा शिको। दारा शिको के बारे में ये कहा जाता है कि ही वॉज अ वेरी नोबल पर्सन, एक बहुत ही नोबल पर्सन थे वो। एंड औरंगज़ेब व्हेन ही किल्ड दारा शिको एंड ही टुक ओवर द थ्रोन। सो शाहजहाँ को क्या किया औरंगज़ेब ने, ही इम्प्रिजन्ड हिम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। अपने पापा को जेल में क्या किया, बंदी बना के आगरा में रखा एंड ही टुक ओवर द थ्रोन, अपने भाइयों को मार दिया। एंड दिस इज़ हाउ द वॉर ऑफ सक्सेशन टुक प्लेस, कि सबको मार के जो लास्ट में राजा बना वही मुगल एम्परर बना। सो अब रेन किसका आया है, औरंगज़ेब का, 58 से 1707। ऐसा नहीं है कि 1707 के बाद मुग़ल डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है, दिस इज़ नॉट द केस। इसके बाद भी मुग़ल रूलर्स कंटिन्यू करते हैं एंड टिल हम कह सकते हैं कि 1857 तक। 58 से तो क्राउन रूल शुरू होता है, तो 1857 तक बहुत सारे रूलर्स रहे हैं, बट वो उतने ज़्यादा हम कह सकते हैं कि पावरफुल नहीं थे, इसलिए हम उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं जिन 6 रूलर्स के बारे में क्योंकि ये इफ़ेक्टिव मुग़ल रूलर्स थे। सो मुग़ल रूलर औरंगज़ेब के बारे में अगर हम बात करें तो जो पॉलिसीज़ जैसे अकबर के टाइम पे थी एंड जहांगीर ने कंटिन्यू करी, शाहजहाँ ने कंटिन्यू करी, वो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय कर दी थी औरंगज़ेब ने। In the northeast, the Ahoms were defeated in 1663. अहोम्स के लिए मिलिट्री एक्सपेडिशन चले एंड उनको डिफीट कर दिया 1663 में। अहोम्स कहाँ थे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, बट रिबेल्ड अगेन इन 1680s, फिर से उन्होंने रिबेल किया। कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजाई एंड सिख्स वर टेम्पररीली सक्सेसफुल। फिर से वही कि सिख्स के अगेंस्ट कैंपेन से अहमदनगर को एनेक्स कर लिया था, अहोम्स के अगेंस्ट कैंपेन्स चल रहे थे, तो अहोम्स जो नॉर्थ ईस्ट में थे उनको पहले डिफीट किया, लेकिन बाद में उन्होंने फिर से क्या किया, रिबेल किया। कैंपेन्स जो नॉर्थ वेस्ट में चल रहे थे यूसुफजाई के अगेंस्ट एंड सिख्स के अगेंस्ट, वो क्या हुए, टेम्पररी कुछ उनको सक्सेस मिली सिख और यूसुफजाई के अगेंस्ट। सो इस तरीके से क्या है कि मिलिट्री कैंपेन्स औरंगज़ेब के टाइम पे भी कंटिन्यूड रहे, लेकिन औरंगज़ेब की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी कि जो डिस्ट्रक्शन वाली पॉलिसीज़ ज़्यादा थी। मुगल इंटरवेंशन in the succession and internal politics of the Rathod Rajputs of Marwar led to the rebellion। यहाँ पे क्या हुआ कि जो मुगल इंटरवेंशन था, इन्होंने किस में इंटरवेंशन किया, जो राठौड़ जो राजपूत थे मारवाड़ के, तो ये उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन करने लगे। तो इससे क्या हुआ, रिबेलियन हुआ, क्योंकि अगर आप किसी के घर में घुस के दूसरे के यहाँ पॉलिटिक्स करोगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिबेल अगेंस्ट यू। सो दिस इज व्हाट हैपेंड हियर आल्सो विद मुगल्स। Campaigns against the Maratha chieftain Shivaji were initially successful, but Aurangzeb insulted Shivaji, who escaped from Agra, declared himself as independent king and resumed his campaigns against the Mughals। और जो इससे पहले रूलर्स हुए जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ के टाइम पे, तो उन्होंने भी काफ़ी सारे मिलिट्री जो कैंपेन्स किए, बहुत सारे राजा को हराया, लेकिन उनको कभी ह्यूमिलिएट नहीं किया, उनको कभी नीचा नहीं दिखाया। औरंगज़ेब ने यहाँ पे क्या किया कि जो मराठा चीफ थे शिवाजी, उनको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया, उनकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करी। फाइन, तो औरंगज़ेब का जो कैंपेन था मराठास के अगेंस्ट, वो इनिशियली क्या था, थोड़ा सक्सेसफुल रहा। औरंगज़ेब ने इंसल्ट किया शिवाजी का, जो कि बाद में ही एस्केप्ड फ्रॉम आगरा एंड उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया कि आई एम एन इंडिपेंडेंट किंग एंड ही रिज्यूम्ड हिज कैंपेन्स अगेंस्ट द मुगल्स। तो इस तरीके से जो पहले के किंग हुए, उन्होंने ह्यूमिलिएशन को अपनी पॉलिसी का पार्ट नहीं बनाया, लेकिन औरंगज़ेब के केस में ही इंसल्टेड एंड दस ही इन्वाइटेड लाइक मोर रिबेलियंस अगेंस्ट हिम। प्रिंस अकबर, ये हम अकबर 2 की बात कर रहे हैं, अकबर सेकंड। ही रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगज़ेब
फिर से वही हुआ कि औरंगज़ेब, जो हम इतने टाइम से देखते आ रहे हैं कि अकबर के बेटे ने रिवोल्ट किया, जहांगीर के बेटे ने रिवोल्ट किया, शाहजहां के बेटे ने रिवोल्ट किया, सिमिलरली अगेन द केस हैपेंड कि प्रिंस अकबर ने रिबेल किया अगेंस्ट औरंगज़ेब एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मराठास and the Deccan Sultanate. He finally fled to Safavid which was in Iran. So इसी तरह से rebellions जो हैं continue रहे. After Akbar's rebellion, Aurangzeb sent armies against the Deccan Sultanate. तो अब औरंगज़ेब का फोकस कहाँ हो रहा था कि he was going to the Deccan part, to the Deccan Sultanate. So बीजापुर को एनेक्स किया गया 1685 में एंड गोलकोंडा को एनेक्स किया 1687 में. बीजापुर में पहले भी मिलिट्री एक्सपेडिशंस हो रहे थे, तो अब औरंगज़ेब का फोकस कहाँ था? इट वाज इन डेक्कन रीजन, कि डेक्कन में एक्सपेंशन करना है. सो बीजापुर को एनेक्स कर लिया, गोलकोंडा को एनेक्स कर लिया 1687 में. उसके बाद 1698 में औरंगज़ेब पर्सनली मैनेज्ड कैंपेन्स in the Deccan against the Marathas who started guerrilla warfare. गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक थी जो कि मराठास की एक टेक्निक थी वॉरफेयर की. तो औरंगज़ेब का हम टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं. क्या टाइम पीरियड था औरंगज़ेब का? 1658 टू 1707. ठीक है, 58 से शुरू किया 1707 तक. तो क्या देखा हमने? 58 मतलब 85 में ही कैप्चर्ड बीजापुर, 87 1698 से पर्सनली डेक्कन पे ज़्यादा फोकस करते हुए मराठास के अगेंस्ट अब उसका मेन फोकस था मिलिट्री एक्सपेंशन का. सो औरंगज़ेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिख्स, जाट्स, सतनामीज, नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स का, डेक्कन में मराठास का. तो औरंगज़ेब के अगेंस्ट इतने सारे रिबेलियंस हुए. फाइन, सिख्स का, जाट्स का, सतनामीज का, नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स का, डेक्कन में मराठास का. हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय अ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट हिज सन्स. फिर से वही चीज़ रिपीट हुई कि अब उसकी डेथ के बाद कौन गद्दी पे बैठेगा, नेक्स्ट बिग क्वेश्चन. सो फिर से वही बैटल्स हुई, वॉर्स हुई एंड नेक्स्ट जो है रूलर बने. सो ये एक मैप है जो शो कर रहा है मिलिट्री कैंपेन्स अंडर अकबर एंड औरंगज़ेब. सो आप देखो ऑलमोस्ट दिल्ली उनकी कैपिटल थी. फाइन, सो यहाँ से लेके ये पूरा जो रीजन था, गुजरात, ये सिंध, अजमेर, चित्तौड़, अंबर, दिल्ली, पानीपत, दिस ऑल एरिया ऑलमोस्ट केम अंडर देयर मुगल एम्पायर. जैसे औरंगज़ेब ने एनेक्स किया बीजापुर को 1685 में, गोलकोंडा को किया, उससे पहले अहमदनगर को किया था, बेरार को. सो ऑलमोस्ट उनका जो इन्फ्लुएंस पहले तो सिर्फ इसी रीजन में था, लेटर क्या हुआ, डेक्कन पार्ट में भी इन्फ्लुएंस बढ़ता गया. यहाँ पे मराठास का एम्पायर था. सो धीरे धीरे रेबेलियन स्टार्ट हुए मराठास की तरफ से भी. सो इस तरीके से मिलिट्री एक्सपेडिशंस चले हैं. मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन. मुगल में अगर जैसे राजा, जैसे सपोज बाबर है, तो ऐसा नहीं था कि बाबर जो राजा बनेगा वो इनहेरिटेंस से होगा. इनहेरिटेंस तो होगा ही होगा, लेकिन उनका जो रूल था वो ये नहीं था कि एल्डेस्ट सन जो है वही राजा बनेगा. So the Mughals did not believe in the rule where the eldest son inherited his father's estate. ऐसा नहीं था कि जो सबसे बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा, वही अपने पिता की जगह लेगा. ऐसा रूल जो है मुगल्स बिलीव नहीं करते थे उसमें. तो इनके वहाँ क्या रूल था फिर? इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तिमुरिद कस्टम ऑफ कोपरसेनरी inheritance or a division of the inheritance amongst all the sons. ये जो है ये कहाँ से आया है? वही तिमुर डायनेस्टी से आया है. फाइन, तिमुर डायनेस्टी. तो इनका सिस्टम जो था इनहेरिटेंस का वो ये था कि डिवीजन होगा इनहेरिटेंस का अमंगस्ट ऑल द सन्स. जैसे हम देखते हैं ना कि हुमायूं ने भी यही किया था कि अपने पिता की विल के हिसाब से जो है सभी को डिविजन्स बराबर बराबर बांट दिए थे. सो ये कस्टम था यहाँ पे कोपरसेनरी का सिस्टम था यहाँ पे मुगल्स के यहाँ.
मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मुगल्स जो आए, एक तो फॉरेन इन्वेजन था, हमारी कंट्री पे नहीं थे, हालांकि धीरे धीरे मुगल जो है इंडिजिनस हो गए, इंडिया के रूलर्स की तरह ही बिहेव करने लगे, तो लेटर दे बिकम इंडियनाइज्ड। सो मुगल के रिलेशंस कैसे थे बाकी रूलर्स के साथ? एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइंड देम वॉलंटरीली। जैसे जैसे मुगल्स जो है पावरफुल बनते गए तो कुछ रूलर्स क्या है अपनी इच्छा के हिसाब से वॉलंटियर बन के कि हम भी आपको ज्वाइन करेंगे, तो इस तरीके से कुछ किंगडम्स ने मुगल्स को ज्वाइन कर लिया। जैसे राजपूत्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। राजपूत्स जो हैं उन्होंने काफ़ी अलायंस बनाए, इस तरह नहीं कि उन्होंने इस डर से अलायंस नहीं बनाए कि हम पे अटैक कर देंगे फिर हम लड़ाई करनी पड़ेगी, वो खून खराबे को दबाने की वजह से कि खामखा इतना नुकसान क्यों हो। सो इस स्ट्रैटेजिक मूव के चलते उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक अलायंस बना लें, कि क्यों ना हम इनका पार्ट बन जाएं। और इसी तरह से मुगल्स चाहते थे, जैसे अकबर के टाइम पे काफ़ी सारे राजपूत अलायंसेस हुए कि अकबर ने बोला कि आप हमारी एक्सेप्ट कर लो कि हम जो है मेन है यहाँ पे एंड आप हमारे अंडर रूल कर सकते हो फिर। तो काफ़ी सारे राजपूत्स ने क्या है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, इस डर से कि काम का इतनी लड़ाई होगी, खून खराबा होगा एंड फालतू में जो है इतना कैओस क्रिएट होगा। तो इस सब से बचने के लिए बहुत सारे रूलर्स ने क्या है वॉलंटरी ज्वाइन कर लिया मुगल्स को। Many of them married their daughters into Mughal families and received high positions, but many resisted as well. So बहुत सारे राजपूत रूलर्स जो थे कि हम एकदम साथ चलेंगे, अलायंस बना लेते हैं, तो इस तरह के जो सोच रखते थे राजपूत रूलर्स, उन्होंने काफ़ी सारे मतलब इस मूव के साथ कि हम अपनी बेटी या बहन की शादी इनके घर कर देंगे तो एक और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा हमारे और इनके फैमिली के बीच में। तो ये भी सोचते हुए बहुत सारे रूलर्स ने क्या किया कि अपनी बेटियों की शादी करवा दी मुग़ल फैमिलीज़ में। जैसे हम मूवी में भी देखते हैं, जोधा अकबर मूवी में हम देखते हैं कि जोधा बाई की शादी हुई, ओरिजिनली उनका नाम क्या था, हरक्का बाई। सो मैरिड विद अकबर। सो इस तरह के जो ट्रेडिशंस हैं ये उस टाइम पे चलते थे कि बहुत सारी राजपूत फैमिलीज़ जो हैं मैट्रिमोनियल अलायंसेस एस्टैब्लिश कर लेते थे मुगल्स के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ने मुगल्स की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया। कुछ जो रूलर्स थे उन्होंने रेजिस्ट किया, कुछ रूलर्स ने बोला कि नहीं ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा किंगडम है, हम ये मुगल्स को नहीं सौंपेंगे। और इसका बहुत एक बहादुर एग्जाम्पल है हमारे सामने महाराणा प्रताप। बहुत ही वेलिएंट ब्रेव रूलर रहे हैं वो, चित्तौड़ के एंड सिसोदिया डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सो उन्होंने बोला कि हम मुगल्स की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम लास्ट तक लड़ाई करेंगे। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, उन्होंने लास्ट तक लड़ाई भी करी, बट ही डिड नॉट एक्सेप्टेड द मुगल सुप्रीमेसी। सिसोदिया राजपूत्स रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। उन्होंने बहुत लंबे समय तक मुगल्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था, जब तक कि अमर सिंह जो बेटे हैं महाराणा प्रताप के, ही एक्सेप्टेड द अथॉरिटी, बट महाराणा प्रताप हिमसेल्फ डिड नॉट एक्सेप्ट। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था मुगल्स का। वो क्या करते थे कि जैसे मान लो उन्होंने किसी पे अटैक किया है, किसी राजा के साथ बैटल वॉर चल रही है, तो जिसको हराया उसकी बेइज्जती नहीं करेंगे, उसको इंसल्ट नहीं करेंगे, उसको ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, इंस्टेड उसको बोलेंगे कि ठीक है आप हमारे अंडर आ जाओ अब। सो दिस इज़ हाउ कि उनकी जो पॉलिसीज़ रही हैं और इसी तरह से उनका एक्सपेंशन भी हुआ है। कंपैरेटिवली अगर हम देखें औरंगजेब के टाइम पे उसने क्या किया, शिवाजी को इंसल्ट किया। सो वो ऑफ द ट्रैक था। द केयरफुल बैलेंस, एक बैलेंस एस्टैब्लिश किया उन्होंने बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट्स, enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains। तो ये जो बैलेंस बना के रखते थे कि हरा भी दिया और इंसल्ट भी नहीं करी, तो इससे उनको काफ़ी मदद मिली कि हमारा जो है किंगडम धीरे धीरे एक्सपैंड होगा, और ऐसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा रूलर्स उनसे जुड़ते गए। मुग़ल मैरिजेस विद द राजपूत। मुग़ल जैसे हमने देखा कि जो राजपूत थे ऑफन अपने बेटी या बहन किसी की शादी करवा देते थे मुग़ल फैमिलीज़ में। सो एग्जाम्पल देखो आप, द मदर ऑफ जहांगीर वॉज कछावा प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अंबर,
मॉडर्न डे जयपुर। जो हम बात करते हैं हरक्का बाई, जोधाबाई, सो शी वॉज डॉटर ऑफ राजपूत रूलर and again married with Akbar. The mother of Shah Jahan also was a Rathod princess, daughter of the Rajput ruler of Marwad. जोधपुर की जो प्रिंसेस थी, मारवाड़ की जो प्रिंसेस थी, she was also married to जहांगीर and mother of शाहजहां. So this is how कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे मुगल्स एंड राजपूत्स के बीच में. तो काफ़ी अच्छे रिलेशंस उन्होंने मेंटेन किए थे. तो यहाँ तक हमने क्या देखा, ओवरव्यू देख लिया है एक, सारे जो मुग़ल रूलर्स रहे, इफ़ेक्टिव मुग़ल रूलर्स की बात करें तो सारे हमने मुग़ल रूलर्स के टाइम पीरियड देखे, उनके मेन कैसे क्या क्या हुआ उसके बारे में पढ़ लिया. नेक्स्ट जो है, अब हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी क्या बात थी. फाइन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन, कि कैसे इतने बड़े एम्पायर को एडमिनिस्टर किया जाता था एंड कैसे उनका इतना बड़ा एम्पायर हुआ एक्चुअली. सो पहला टॉपिक है हमारा मनसबदार्स एंड जागीरदार्स. मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल तुरानीज. दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत्स, मराठास एंड अदर ग्रुप्स. पहले जो मुगल्स के जो डिविजन्स थे, जहाँ पे जो लोग काम करते थे, जो स्टाफ था मुगल्स का, वो बेसिकली क्या था, पहले टर्किश नोबल्स थे, तुरानीज थे. धीरे धीरे उन्होंने एक्सपेंशन किया, बाकी लोगों के को भी अपने साथ मिलाया एंड उनको भी क्या है, जगह दी अपने स्टाफ में. जैसे उन्होंने एक्सपैंड किया, इरानियंस को अपने साथ मिलाया, इंडियन मुस्लिम्स को मिलाया, अफगान्स को मिलाया, राजपूत, मराठास, ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप्स को अपने स्टाफ में रिक्रूट किया. Those who joined Mughal services were enrolled as मनसबदार्स. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये यहाँ पे, मनसबदार्स. एंड जब आप मनसबदार पढ़ो, आपको यू शुड रिमेंबर एंड यू शुड रिलेट इट विद अकबर्स टाइम. जिन्होंने मुग़ल सर्विसेज को ज्वाइन किया, मुग़ल सर्विसेज में जो रिक्रूट हुए, जिनका रिक्रूटमेंट हुआ था, उनको नाम दिया गया मनसबदार्स की. वो क्या है, मनसबदार्स हैं. द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब, मीनिंग अ पोजीशन और अ रैंक. एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है कि मनसबदार्स और जो मनसबदारी सिस्टम है वो किससे रिलेटेड है, रैंकिंग से, रैंक, पोजीशन. सो मनसबदार अगर कभी आए तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि इट इज़ अ रैंकिंग सिस्टम, इट इज़ अ पोजीशनिंग सिस्टम, कि किसी इंडिविजुअल की क्या पोजीशन है, क्या रैंक है, उन सभी को कैटेगराइज किया गया एंड उस सिस्टम को बोला गया मनसबदारी सिस्टम्स. एंड जो लोग वहाँ पे भर्ती हुए उनको नाम दिया गया मनसबदार्स. सो इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब, जो कि एक पोजीशन, एक रैंक को होल्ड कर रहा है. It was a grading system used by the Mughals to fix rank, salary and military responsibilities. तो मनसबदारी सिस्टम एक ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम था जिससे कि मुगल्स रैंक फिक्स करते थे, सैलरी फिक्स करते थे एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करते थे कि एक मनसबदार को सपोज इतना रैंक देना है, उसकी क्या सैलरी होगी, उसको क्या मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी, वो सभी क्या था, इस ग्रेडिंग सिस्टम, इस मनसबदारी सिस्टम का पार्ट था. रैंक और सैलरी जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी, दैट वाज कॉल्ड जात. तो एक जात जो है रैंकिंग होती थी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी जो कि बताती थी कि आपकी रैंक और सैलरी कितनी होगी. जैसे आप प्रेजेंट डे भी रिलेट करो कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, तो ऐसा तो है नहीं कि प्राइम मिनिस्टर अकेले काम करते हैं, उन्होंने कितने ज़्यादा स्टाफ को रिक्रूट किया हुआ है, कितने सारे जो हैं अलग अलग मिनिस्टर्स अलग अलग पोर्टफोलियोज हैंडल करते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. तो ऐसा ही मुग़ल किंगडम में होता था कि एक राजा के अंडर बहुत सारे मनसबदार्स होंगे, फिर सोल्जर्स होंगे, फिर उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उनके अलग अलग रैंक होंगे कि कौन हायर रैंक पे है, कौन लोअर रैंक पे है. तो इस तरीके से क्या है, ये एक ग्रेडिंग सिस्टम था. ये जो वैल्यू है, जो जात वैल्यू है, ये बताती थी कि रैंक और सैलरी कितनी होगी. जैसे कि
जितनी ज़्यादा जात वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा हायर रैंक एंड सैलरी। नोबल्स विद अ जात ऑफ 5000 वर रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1000। तो जिनकी 5000 वैल्यू है वो ऑफ कोर्स ज़्यादा है 1000 से। तो एक मनसबदार जिसकी 100 वैल्यू है, 200 वैल्यू है, 1000 है, तो 1000 वाला ज़्यादा होगा 200 से। तो इस तरीके से क्या है रैंकिंग की जाती थी। अकबर के टाइम पे देयर वर 29 मनसबदार्स विद अ रैंक ऑफ 5000 जात। बाय औरंगजेब्स रेन क्या हुआ, मनसबदार्स काफ़ी बढ़ गए एंड नंबर इंक्रीज टू 79। सो इस तरीके से क्या है एक रैंकिंग दी जाती थी और उसी हिसाब से उनकी रैंक एंड सैलरी डिसाइड होती थी। तो हायर द जात द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल्स पोजीशन इन कोर्ट एंड लार्जर हिज सैलरी। तो जितनी ज़्यादा जो है ये वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा, उतनी ही बड़ी उस पर्सन की रैंक होगी एंड उतनी ज़्यादा उसकी सैलरी होगी। तो ये किस पे डिपेंड करते थे, जात वैल्यू पे। सिंपल। द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी मनसबदार की, तो उसमें क्या था कि हर एक मनसबदार को अपना एक सवार, मान लो कि जितने सोल्जर्स हैं उसके पास, जितने सवार हैं, जो घोड़े हैं, उन सभी को मेंटेन करना, ये सारी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक मनसबदार की थी। फाइन। तो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। रैंक और सैलरी किस पे डिपेंड करती थी, जात वैल्यू पे, जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस जॉब एंड सैलरी होगी। The Mansabdar bought his cavalryman from review, got them registered their horses, branded and then received money to pay them as salary। अब सपोज मनसबदार कोई X है, मनसबदार कोई Y है, तो इसके पास मान लो जितने हॉर्सेस हैं और Y के पास जितने हॉर्सेस हैं, तो इस पे क्या होता था, एक ब्रांडिंग की जाती थी। इस पे इसको हम बोलते हैं दाग सिस्टम, की हर हॉर्स पे क्या एक ब्रांड चिपका दिया जाता है। मान लो कि एक ब्रांड चिपका दिया कि ये जो है ये इसके X के हॉर्सेस हैं और Y के जो हॉर्सेस हैं उन पे Y का मार्क होगा। तो इस तरीके से क्या है कि ब्रांडिंग की जाती थी हॉर्सेस की। तो मनसबदार्स क्या करते थे, अपने कैवलरी मैन जो सोल्जर्स थे उनको रजिस्टर करते थे, हॉर्सेस को ब्रांड करते थे और उसके बाद रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी। Mansabdars received their salaries as revenue assignment called jagirs, which were somewhat like iktas। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स आया है जागीर्स। तो दो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ा, मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। तो अब ये क्या है, Mansabdars received their salaries as revenue assignments called jagirs, which were somewhat like iktas। iktas आपको ध्यान आ रहा होगा, कहाँ पढ़ा है हमने इक्ता? इक्ता हमने पढ़ा है दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत पीरियड में हमने इक्ता के बारे में पढ़ा है ना। सिमिलर सा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जागीर्स का, सिमिलर है लेकिन एग्जैक्टली सेम भी नहीं है क्या यहाँ पे, देखते हैं इसको। कि सपोज ये मान लो कि ये जो है टोटल लैंड है, यहाँ पे एक लैंड है, ठीक है, तो इसको हमने बोला कि ये एक जागीर है, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे कि जो मनसबदार्स हैं उनको बोला गया, मान लो एक मनसबदार को बोला कि ये एक जागीर आपकी है, फाइन, कि ये एक जागीर क्या है, अब आपकी है, आपको यहाँ से टैक्स कलेक्ट करना है एंड वही आपका सैलरी होगा। तो मनसबदार अपनी सैलरी रिसीव कैसे करते थे, एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स, कि उनको यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता था। इक्ता सिस्टम में भी यही था कि हमने बहुत सारे इक्तास में डिवाइड किया था एंड इक्तादार्स होते थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि इक्तादार्स इन इक्ता में रहते थे,
फाइन, जो उनकी लैंड है वो वहाँ पे रहते थे। एंड जो मनसबदार है वो इस जागीर में रहते नहीं थे, हालांकि जागीर मनसबदार के कंट्रोल के अंडर है, बट यहाँ पे वो रहते नहीं थे। उनका काम सिर्फ इतना था कि यहाँ से रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाए। सो इस तरह से इस एक को हमने बोला जागीर। तो ऐसे बहुत सारी क्या हैं, जागीर हुई। हर एक मनसबदार की अपनी एक जागीर थी जहाँ से कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। सो ये डिफरेंस है जागीर एंड इक्ता में। But unlike Muktis, most Mansabdars did not actually reside in or administer their Jagirs. सिमिलर जो मैंने बताया कि इक्तादार्स या मुक्तीस कौन थे, जो इक्ता में रहते थे एंड उसको एडमिनिस्टर करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मनसबदार्स जो हैं उनके अंडर है वो जागीर, लेकिन वो वहाँ पे रहते नहीं थे। जैसे मान लो राजा ने बोला मनसबदार को कि आप अपना एक सर्वेंट रख लो अपनी एक जागीर की देखभाल करने के लिए, तो वो वहाँ पे एक सर्वेंट एम्प्लॉय कर देते थे कि ये हमारी जागीर की देखभाल करेगा। फाइन, तो वो वहाँ पे रहते नहीं थे। दे ओनली हैड राइट्स टू द रेवेन्यू, रेवेन्यू के राइट्स थे उनके पास, which was collected for them by their servants while the mansabdars themselves served in some other part of the country. मनसबदार्स तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक सर्वेंट रखा होता था अपने जागीर में एंड मेन पर्पस उनका क्या था कि वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना। सो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक बार उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। मनसबदार्स एंड जागीरदार्स, तो इनिशियली मुगल्स क्या थे, बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करते थे, जो बाद में लेटर इंडियंस भी, ईरानियंस भी, राजपूत्स भी, बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करते थे। तो वो लोग जो मुगल सर्विस में एनरोल हुए उनको मनसबदार्स बोला। ठीक है, मनसब इज रिलेटेड टू पोजीशन और रैंक, कि उनकी क्या रैंकिंग होगी। 3 चीज़ें थी इसमें, कौन कौन सी? 3 चीज़ें थी कि इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम, इसमें रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब कि कहाँ पे क्या उनको अपने कैवलरी मैन, सवार, सोल्जर्स, उन सभी का हिसाब रखना है। रैंक और सैलरी जो डिटरमाइन करता था वो एक पैरामीटर था विच वॉज जात रैंकिंग। जितनी ज़्यादा हायर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इसका मतलब प्रेस्टीजियस रैंक एंड प्रेस्टीजियस पोजीशन विद गुड सैलरी। सो ये था जात रैंकिंग में। उसके बाद क्या हुआ कि मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक मनसबदार की अपनी स्पेसिफाइड थी, और इसको पूरा कैसे करते थे वो, जैसे मान लो किसी एक के पास अपने हॉर्सेस हैं तो उनकी ब्रांडिंग कर देते थे, अपनी कैवलरी को टाइम टू टाइम जाना, रजिस्टर करवाना, तो इस तरीके से एडमिनिस्टर करता था हर एक मनसबदार। उसके बाद क्या हुआ कि उनको रेवेन्यू कहाँ से मिलता था, एक बड़ी लैंड में से एक पर्टिकुलर पार्ट जो है एक जागीर है, इसी तरह हर एक मनसबदार की अपनी एक जागीर होती थी। उस जागीर पे जो रेवेन्यू, जो टैक्स कलेक्ट करने का राइट है वो मनसबदार का होता था। लेकिन मनसबदार यहाँ पे रहे ये ज़रूरी नहीं है, मनसबदार कहीं भी किसी भी पार्ट में हो सकता है। मनसबदार ने अपना एक सर्वेंट छोड़ा होता है जागीर में एंड जो कि एडमिनिस्टर करता है वहाँ पे उस जागीर को। सिमिलरली इक्ता सिस्टम जो दिल्ली सल्तनत में था, वहाँ पे इक्तादार थे जो कि उसी इक्ता में रहते थे एंड देन कलेक्ट करते थे। तो ये बेसिक था मनसबदार एंड जागीर्स के बारे में। सो आज के लेक्चर को यहीं पे सम अप करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इस लेक्चर को, चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर द क्लास।